डियर बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के थर्ड लेक्चर में मिले हैं और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का रेसिस्टर के साथ, इंडक्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ क्या बात होगा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको अप्लाइड करना रेजिस्टेंस के साथ में, इंडक्टर के साथ में, कैपेसिटर, मतलब आर एल सी देन एलसीआर। तो एलसीआर सर्किट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा लगता है, पहले से इंटरेस्टिंग है काफ़ी। वो आप सुने होंगे एलसीआर सर्किट होगा, सर समझते एलसीआर सर्किट न्यूमेरिकल बनाते। तो वो सब समझने के लिए पहले आर एल सी फिर देन एलसीआर पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं फिर जितना और वीडियो जाएगा, 1 या 2 या 3 लेक्चर में ये सारा क्लियर होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड करते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू रजिस्टर, और आप इसको बोल सकते हो रेसिस्टिव सर्किट। रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो रजिस्टर के साथ अप्लाइड करेंगे और हम इसे रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। ये रेजिस्टिव सर्किट है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। थोड़ा वीडियो को मैंने एडजस्ट किया, देखो। तो रेजिस्टिव सर्किट के बारे में क्या करते हैं। अब अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब ये हुआ ना कि अब ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज करो आर, और अल्टरनेटिंग सोर्स का हम लोग इस तरह से सिंबल दिखा देते, इसको हम लोग अप्लाइड कर दिए इसके साथ में। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप वोल्टेज ले सकते हो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ का या वोल्टेज का, उसको हमने रेजिस्टेंस के साथ अप्लाइड किया। अगर रेजिस्टेंस के साथ अप्लाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे रेजिस्टिव सर्किट। सर इसमें कुछ न्यू क्या? न्यू ये है ना कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, फिर ओम्स लॉ का आपने ड्रॉबैक्स भी पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग ये एसी करंट, वो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां भी ना कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी रेजिस्टेंस है, अभी ओम्स लॉ ओबे करेगा, बट जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर करेंगे तो कुछ और बात आएगा सामने। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बात करूं, डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं, आप लिख देना व्हेन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर देन इट इज सेड टू बी अ रेजिस्टिव सर्किट। देखो बोलते लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू अ रजिस्टर इज, वो क्या अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे मैंने अप्लाइड कर दिया। अब अगर करंट की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे, तो करंट क्या होगा, क्योंकि आर रजिस्टर हमने अप्लाइड किया है, तो अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर। ऐसा हमको मालूम है, V बाई आर या E बाई आर, ओम्स लॉ के फॉर्मूला अकॉर्डिंग ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, क्योंकि आर हमने कनेक्ट किया। तो देखो I इज इक्वल टू ना, अब ई नॉट बाई आर को अगर हम एक साथ करें तो साइन ओमेगा टी। एक्चुअली में जितना भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, आइदर रजिस्टर, आइदर कैपेसिटर, आइदर इंडक्टर, सबको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लाना। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लाना। देखो तो ये I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर हम बोल सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, तो ई नॉट बाई आर, ये पीक वैल्यू हो गया, पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। मतलब जो रेजिस्टिव सर्किट आया, जो रेजिस्टेंस हमने अप्लाइड किया, उसका ये पीक वैल्यू हो गया, I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। आ रही बात समझ में? देखो इसको एक्सप्रेस करने का ना, ये अभी जब से रेजिस्टेंस था तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर इतना समझ लेना, फिर आगे मेरी बात सुनना। ओके, अब यहाँ पर 2 तरीके से हम डायग्रामेटिकल इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक टाइम डायग्राम, एक फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम एंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम डायग्राम टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, देखो
देखो अभी मेरा I इज इक्वल टू ई नोट बाई आर आई। ये टाइम डायग्राम का मतलब क्या है कि सबसे पहले ना हम ये बोलते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये क्या ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट करंट एंड वोल्टेज या करंट एंड ईएमएफ या जो वोल्टेज है, जो भी बात करें, ये ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझना, ठीक है। करंट एंड ईएमएफ या वोल्टेज आर इन द सेम फेज। सेम फेज में सर क्या मतलब सेम फेज का? सेम फेज दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं या वोल्टेज का भी, आप आपके फ्री हो आप लिखने के लिए। यहाँ ईएमएफ हम लिए थे, ईएमएफ आप वोल्टेज लैंग्वेज देना है तो आप वोल्टेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि करंट और ईएमएफ का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री। सर ये क्लियर नहीं हो रहा, फेज डिफरेंस 0, फेज एंगल सेम है, देखो कैसे। उसी को समझने के लिए हम टाइम डायग्राम का बात करते हैं। ये जो टाइम डायग्राम हम बनाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज सेम वैल्यू में होता है। देखो ये अगर मेरा ईएमएफ है टाइम के साथ में, तो ये मेरा करंट है एकदम उसी के साथ में, सेम टू सेम। आ रही बात समझ में? अभी करंट और वोल्टेज दोनों का वैल्यू पाई पर 0 है तो 2 पाई पर भी 0 है। करंट और वोल्टेज बोथ मैक्सिमम है पाई बाई 2 एंगल पर, और 3 पाई बाई 2 पर बोथ जो है वो मैक्सिमम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब जैसे ये आपका ये मैक्सिमम वैल्यू V0 हो गया या E0, अभी हमने EMF लिया था E0, और ये मैक्सिमम वैल्यू I0 हो गया। उसी तरीके से ये वैल्यू आपका माइनस में चला गया, माइनस में E0 हो गया, और ये वैल्यू आपका माइनस में I0 हो गया। ओके, मतलब जिस प्लेस पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम है वहां वोल्टेज भी मैक्सिमम है, जिस प्लेस पर करंट का वैल्यू 0 है वहां वोल्टेज भी 0 है, जिस प्लेस पे करंट का वैल्यू मिनिमम है वहाँ वोल्टेज भी मिनिमम है। इसका मतलब है सेम फेज में करंट और वोल्टेज है, और ये ओम्स लॉ ओबे करता है। मतलब सर क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है आगे कि किसी का फेज सेम नहीं हो, डिफरेंट हो? एकदम हो सकता है फेज डिफरेंट हो, फेज सेम नहीं हो, करंट और वोल्टेज का डिफरेंस हो। ओके, पता चला करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कुछ और है, 0 डिग्री नहीं है। जहाँ करंट मैक्सिमम है वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है, कुछ और है, ठीक है, 0 है या मिनिमम है, एनीवे। तो ये हो गया टाइम डायग्राम। सेम फेज में पाइप देखो दोनों 0, 2 पाई में 0 मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज 0, मतलब करंट का जो एंगल का डिफरेंस है, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो जो एंगल का डिफरेंस है, वो एंगल का डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 0 डिग्री। उसको हमने बोल दिया टाइम डायग्राम से बता दिया। तो फेजर डायग्राम क्या होता है कि फेजर डायग्राम में हम लोग XY एक्सिस में करंट और वोल्टेज दिखाते इस तरीके से टाइम के साथ में। ये ओमेगा टी हो गया, और मान लो यहाँ करंट का वैल्यू I0 है मैक्सिमम, ये वोल्टेज या E0 मैक्सिमम है। I0 है तो इस इक्वेशन को आप बोल सकते हो I0 साइन ओमेगा टी का इक्वेशन है ये, और आप इसको बोल सकते हो ये E0 साइन ओमेगा टी का इक्वेशन है, E0 साइन ओमेगा टी का इक्वेशन। आ रही बात समझ में? ऐसे मतलब यहाँ से यहाँ ये यहाँ से ये जो डाउन I0 था ना, यहाँ से ये I0 साइन ओमेगा टी का बात है, और ये ऊपर वाला E0 साइन ओमेगा टी का बात है। इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, और ओमेगा टी के एंगल पर ये जो एंगल है ना, वो फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा टी जो एंगल है, कितना एंगल से था, I0 इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब हम रजिस्टर को अप्लाइड करेंगे, रेजिस्टेंस को अप्लाइड करेंगे, उस केस में रजिस्टर को अप्लाइड करेंगे, रेजिस्टेंस को अप्लाइड करेंगे, उस केस में करंट और वोल्टेज दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। करंट जिधर होगा वोल्टेज
करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, करंट जीरो होगा वोल्टेज भी जीरो होगा, मिनिमम होगा तो मिनिमम। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करो। अब हम बात करते हैं, जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, मीन्स कॉइल की बात करते हैं, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो कॉइल था उसकी बात करते हैं। अब देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम किसी कॉइल से कनेक्ट करते हैं, किसी इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है। डेरिवेशन के साथ डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि जब इंडक्टर को करते हैं, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला तो मिला नहीं, आई नोट इजिकल टू ई नोट बाई आर रेजिस्टेंस से, और ये जानते थे बात, ये टाइम डायग्राम, ये फेजर डायग्राम। फिर अगेन हम इंडक्टर में टाइम डायग्राम, फेजर डायग्राम, कैपेसिटर में टाइम डायग्राम, फेजर डायग्राम, बट वहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा, फेज डिफरेंस जीरो रजिस्टर के साथ होता है, और करंट और वोल्टेज सेम नहीं जाने वाला, करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ वहाँ कॉन्सेप्ट आने वाला। ओके, देखो देखो, बोलते अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू इंडक्टर। अब इंडक्टर में अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम अप्लाइड करते हैं कि जब इंडक्टर होगा तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कैसे अप्लाइड करते हैं, ये बात करते हैं। दैट मीन्स अब एक कॉइल है, ये कॉइल है, अब इस कॉइल के साथ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाइड करते हैं। यही तो कॉइल इंडक्टर था जिसका इंडक्टेंस L था, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद होगा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका क्या वैल्यू हो गया, देखो अप्लाइड करते, देखो क्या होगा। जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड हो रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उसका मैग्नीट्यूड या ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू Faraday laws of electromagnetic induction, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, मान लो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके मैग्नीट्यूड का मैं बात कर लूं, तो जो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हम ऐसा बोल सकते हैं E बाई एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी, समझना। अब यहां से अगर डी का बात करेंगे तो क्या होगा, E बाई एल डी टी होगा। तो डी आई इज इक्वल टू, देखो E का वैल्यू क्या लेते हैं, E का वैल्यू जो हमने अपने अप्लाइड किया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी। समझो क्या है, क्या बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम जो अप्लाइड किए ना उसको हम किस फॉर्म में ला रहे हैं, हम ला रहे हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबको लाना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कैसा भी हो घुमा फिरा के लाना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो अभी डी आई ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा डी आई को आई लाने के लिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, डी आई ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। देखो डी आई का आई ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसे बिना लिमिट का नहीं होता, बट जीरो से टी समझ लेंगे वहां पर वन टाइम इंटरवल में। तो ई नॉट बाई एल, अब देखो साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा ले लेते टाइम इंटरवल जीरो से टी, वन टाइम इंटरवल ले लेते जीरो से टी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप समझना जीरो से टी ले सकते वन टाइम इंटरवल हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
कि वन टाइम इंटरवल का ही बात हो रहा है ना, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन हम पहले कर लेते हैं। देखो वो लेना नेसेसरी नहीं, माइनस ई नोट बाई एल ओमेगा, क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, समझ लो। अब ये सर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तो कॉस आ गया सर, साइन के फॉर्म में लेना, लाते साइन के फॉर्म में, हमें लाना आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लाना। देखो कैसे लाते हैं, नोट करो इसको, वीडियो पॉज करके, ठीक है, तब तक तुम्हें इंक भर लो। ओके देखो क्या बात करते समझना, I इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल ओमेगा। अब क्या ना, कॉस को साइन के फॉर्म में लाना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो क्या करते इसको ना, ऐसे करते साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्या 90 माइनस थीटा बोलो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। सर माइनस को भी ले जाइए उधर, ले जाते हैं, टेंशन मत लो, ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन, ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वो माइनस चला गया, माइनस प्लस का साइन बदल गया, देख लेना। अब ये जो ई नॉट बाई एल ओमेगा ये किस प्लेस में है, बट हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोग ये जानते हैं। और मेरा इंडक्टर का क्या आया, ई नोट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी, जस्ट ए मोमेंट वेट। सर क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है कि पाई बाई 2 का चक्कर है, अरे बस मुझे पहला डिफरेंस है पाई बाई 2 का चक्कर है। दूसरा आई नोट का प्लेस में कौन है, ई नोट बाई एल, चल पहले आई नोट के प्लेस में ई नोट बाई एल लिखते हैं। देखो वेयर आई नोट का प्लेस में कौन आ गया, ई नोट बाई एल ओमेगा। मतलब आप अल्टरनेटिंग करंट समझ ही नहीं सकते हैं, ये सब टॉपिक बिना समझे। और इसको क्या बोलोगे, बोल दो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टिव सर्किट। मतलब आपने इंडक्टर अप्लाइड किया था ना, तो सर्किट का नाम हमने दे दिया इंडक्टिव सर्किट, लिख देना ऊपर में हेडिंग में इंडक्टिव सर्किट। सर एक बात नहीं समझ में आया, मेरा आई नोट बराबर ई नोट बाई आर होता था, अच्छा अभी पकड़ा, ई नोट बाई आर होता था, हाँ आर क्या था, रजिस्टेंस, रजिस्टर लगे थे तो आई नोट था। अभी आपका एक तो पाई बाई 2 का चक्कर है, उसको सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, पहले यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो इंपॉर्टेंट है। तो ई नोट बाई एल ओमेगा, अब सर एल ओमेगा किसके प्लेस में है, रजिस्टेंस का प्लेस में। मतलब एल ओमेगा रजिस्टेंस है, मतलब आपका कहना है कि जब हम इंडक्टर कॉइल को लगा दिए, मैंने जब रजिस्टर लगाए थे तो आर था, और जब कॉइल को लगा दिए तो वहाँ रजिस्टेंस कौन हो गया, एल ओमेगा हो गया। सही बात है, वहाँ रजिस्टर एल ओमेगा हो गया। एल ओमेगा रजिस्टेंस के प्लेस में है, क्या बात है, यहाँ देखो इस पॉइंट को देखो, एल ओमेगा इज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम ही है करंट के फ्लो का अपोज करना, आ रही बात समझ में, यानी इंडक्टिव सर्किट में जो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा था रेजिस्टेंस, वो एल ओमेगा था। एल ओमेगा इज ए रेजिस्टेंस, है ना, इन इंडक्टिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट। देखो मतलब जो इंडक्टिव सर्किट है उसका रेजिस्टेंस एल ओमेगा है, एंड कॉल्ड, इसको एक नया नाम देंगे, वो नाम आज समझ लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड डिनोटेड बाय XL। नया बात समझे, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक रेजिस्टेंस है
इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है और उसको एल ओमेगा एक्स एल से डिनोट करेंगे। मतलब एक्स एल, मतलब आपका ये कहना कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट मीन्स 2 पाई एफ एल, ओमेगा का 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला है सर, एकदम फॉर्मूला है। तो आप ये बोल रहे हैं कि इंडक्टिव सर्किट में जब करंट निकालेंगे, करंट इन इंडक्टिव सर्किट, अगर इंडक्टिव सर्किट में करंट निकालना होगा तो एक न्यू फार्मूला मिल गया क्या, आरएमएस करंट का, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर होता, नहीं आर नहीं होगा, एक्सएल होगा। किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में एक्सएल होगा, जब रजिस्टर होता है तो आर होता, यहाँ इंडक्टिव सर्किट है, एक्सएल होगा, एक्सएल। अरे बात समझ में, ये मेरा नया फार्मूला मिला, रटने से नहीं होगा, फार्मूला फाइंड करना होगा। दैट मीन्स आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बाई 2 पाई एफ एल, एक्स एल का वैल्यू, ऐसे निकलेगा करंट। एक प्रॉब्लम हो जाए तो और मजा आएगा, होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पाई बाई 2 का चक्कर है सर, उसका क्या समझे, ये पाई बाई 2 क्या बता रहा है, आ रही बात समझ में। अब पाई बाई 2 का चक्कर को समझते हैं, नोट करो, इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लेना उसके बाद, ठीक है, कर लो, ठीक है। देखो बच्चों, कर लिया, आगे चलते हैं। ये पाई बाई 2 का चक्कर क्या है, ये ओमेगा टी तो ठीक था, अब ओमेगा टी में पाई बाई 2 माइनस हो रहा, अच्छा ओमेगा टी में पाई बाई 2 माइनस हो रहा, किसका वैल्यू में, करंट का वैल्यू में। वो देखते हैं, देखो देखिए, अब यहां जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, सबसे पहले एक बात का ऑब्जर्वेशन है कि करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन सेम फेज। क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि I इज इक्वल टू मेरा आई नोट, अगर हम इसके प्लेस में आई नोट लिख दें तो I इज इक्वल टू ऐसे होगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जबकि I इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 होता नहीं, तो I में पाई बाई 2 माइनस है, मतलब I करंट, करंट पाई बाई 2 एंगल से वोल्टेज से पीछे है, करंट पाई बाई 2 एंगल से वोल्टेज से पीछे है, मतलब वोल्टेज पाई बाई 2 एंगल से करंट से आगे है, मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इट इज ऑब्जर्व दैट करंट, पीछे को बोलते हैं एक नया वर्ड, लैग्स बिहाइंड, lags behind the voltage through an angle of pi by 2, that is voltage leads the current। ये लीड वाला नहीं समझोगे ना तो एलसीआर कभी समझ में नहीं आएगा। वोल्टेज लीड्स द करंट थ्रू an angle of pi by 2, the phase difference between current and voltage is pi by 2। जो फेज का डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाई 2 होगा, लाख टके की बात है ये। फेजर डायग्राम से समझ लो, टाइम डायग्राम से, फिर फेजर डायग्राम, टाइम डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। देखो अच्छा एक बात और, एक्स एल का ऐसा यूनिट ओम लिख लेना, वहां जो एक्स एल आया था ना, एक्स एल,
एक्सेल रेजिस्टेंस था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले उसका यूनिट ओम होगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से। तो टाइम डायग्राम देखो कैसे होता है, देख लो। अब अगर मैं बोल दूं कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है ऐसे, ये वोल्टेज है टाइम के साथ में, ठीक है ना। थोड़ा जगह ले लेते हैं और इसमें प्लेस है, देखो अब ये वोल्टेज है, इस तरह से मान लो 2 3 4 जो भी तुम और बना सकते हो, एक साइकिल नहीं 2 3 साइकिल बना सकते हो। ये पाई है, 2 पाई है, वैसे ये 3 पाई होगा, 4 पाई जाएगा। अब ये V नोट है, क्लियर है, ये V नोट है। ये किसका इक्वेशन है? V नोट मतलब यहाँ हम EMF लेके चल रहे हैं तो E नोट, तुम वोल्टेज लेके चलेगा तो तुम V नोट बोल सकता है, E नोट साइन ओमेगा टी। अब इसका हाफ कहाँ है? देखो यहाँ पर, यानी π/2 यहाँ होगा, इसका 3 π/2 यहाँ होगा, इसका 2 और 3 5 π/2 यहाँ होगा ना। तो अब ये जीरो, अब ये वोल्टेज है, अब करंट इसमें कहाँ है? करंट कहाँ से चल रहा है? करंट वोल्टेज तो सेम है नहीं, करंट पीछे है 90 डिग्री का एंगल से, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और जहां जहां 90 का एंगल है हाफ, यानी दोनों का हाफ, वहां से करंट जाएगा। मतलब ऐसे होगा करंट का डायग्राम, देखो यहां से ऐसे, ये बाबू ऐसे समझना, आ रहा बात समझ में, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में, समझना होता है बाबू, आ रही बात समझ में। तो यहां पर π/2 यानी ये I नोट है, यानी जब करंट वहां जीरो था, जब वोल्टेज जीरो था तो करंट मैक्सिमम है। यहां पर करंट जीरो है जब वोल्टेज मैक्सिमम था, E नोट या V नोट मैक्सिमम है तो वहां पर जीरो है। तो इस तरीके से मतलब ये इक्वेशन हमारा हो गया I I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जो बोलो उसका इक्वेशन। फ्रेश लिखते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ ज़्यादा गिजमिज नहीं करना, आपको समझ लेना। मतलब ये इक्वेशन किसका हो गया? I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का, ये करंट का इक्वेशन है, कहीं लिख देना जगह निकाल के। इस तरीके से करंट और वोल्टेज जा रहा, ये हो गया टाइम डायग्राम। फेजर डायग्राम भी बन जाएगा, वो बनाते हैं, इससे पहले नोट करो, राइट डाउन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेजर डायग्राम देखो बच्चों, डिफरेंटली वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज का मैंने बनाया, ये V नोट है, V नोट, ये I नोट है। तो V नोट I नोट परपेंडिकुलर, ये 90 π/2 पर है, डिफिनेटली V नोट I नोट परपेंडिकुलर है, ये ओमेगा टी यही रहेगा, डिफिनेटली ये V नोट, ये I नोट। फेजर डायग्राम परपेंडिकुलर XY एक्सिस में, बहुत परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, ये V नोट I नोट 90, ये पूरा का एंगल 90, ओमेगा टी एंगल। फेजर डायग्राम जो टाइम में दिखा उसको फेजर में दिखा है, उसको एंगल से दिखा है, वो फेजर डायग्राम हो गया। देखो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। क्या प्रॉब्लम है? देखो, ए 44 mH इंडक्टर, 44 मिली हेनरी इंडक्टर है, एल दिया हुआ है 44 मिली हेनरी, डेट मीन्स 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, और कनेक्टेड किससे है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब वो वोल्टेज ही मेरा RMS होता है, ऐसा मैंने बताया था आपको। AC सर्किट में फ्रीक्वेंसी है मेरा 50 हर्ट्ज, क्लियर है। अब IRMS निकालना है तो सर IRMS इक्वल टू क्या होगा? VRMS/R होगा? नहीं होगा, VRMS/XL होगा। इंडक्टर है, XL होगा, XL का ऐसा यूनिट ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। That means VRMS/2 pi FL, VRMS 220 वोल्ट, 2 इंटू पाई का 22/7, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज, और L आपका 44 इंटू 10⁻³ यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो RMS वैल्यू निकलेगा, 100% आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। आ रही बात समझ में? 15.92 ऐसा करके कुछ आंसर आएगा, देख लेना। ओके 15.9 ऐसा कुछ आंसर इसका आएगा, समझ गए? तो बच्चों हमने क्या देखा? अल्टरनेटिंग करंट हमने कहाँ अप्लाइड किया? तो अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में, अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कैपेसिटर में अप्लाइड करेंगे, R हो गया, L हो गया, C हो जाता ना, तो फिर LCR हो जाता, ये होगा ही, और फिर LCR में मजा आएगा आपको। तो हमने R किया, हमने L किया, अब नहीं, R किया, L किया, अब हम C करने वाले हैं। कैपेसिटर एक बार
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का। अब हम शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू कैपेसिटर। ओके